लगभग 100 लोगों को उन्होंने वहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया था और बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें बहुत लोगों को मौत की सजा हुई। बहुत सारे मेहमान किले के अंदर आ रहे थे, बट ये मेहमान एक्चुअली फौजी थे जो लड़ने की तैयारी कर रहे थे। उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि यहाँ पे जितने भी इंडियन फौजी हैं, जितने भी, चाहे उन्होंने लड़ाई की चाहे नहीं, सबको पकड़ के लाओ। और उसके बाद इसने अपनी तोपें सामने लाई और इनके ऊपर फायर करना शुरू किया। 18वीं सदी खत्म होते होते 3 बड़े शहरों पे राज पूरा हो चुका था, कैलकाटा, बॉम्बे और मद्रास। और इन 3 जगहों को, जिनको प्रेसिडेंसीज कहते थे, इनके बीच में बहुत सारे छोटे बड़े किंगडम्स थे, जिनके ऊपर या तो ब्रिटिश लोगों का डायरेक्टली राज था या तो इनडायरेक्टली अपने फौजियों को वहां पे रख के उन एरियाज को कंट्रोल करते थे। फिर भी साउथ इंडिया में एक ऐसे राजा थे जिन्होंने अंग्रेजों के नाक में दम करके रखा था और अंग्रेजों को हराया भी था लड़ाई में। ये थे मैसूर के राजा टीपू सुल्तान। अपने पूरे जीवन काल में टीपू सुल्तान ने 20 सालों तक अंग्रेजों से लड़ाई की और उनकी आखिरी लड़ाई बैटल ऑफ सेरिंगपट्टनम भी अंग्रेजों के खिलाफ ही हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि इनकी मौत के बाद भी अंग्रेज इतना इनसे डरते थे कि इनके पास जाने के लिए सब घबरा रहे थे। अब ब्रिटिश लोग जानते थे कि टीपू सुल्तान के बाद कोई बहुत बड़ा राजा साउथ इंडिया में नहीं है जो उनको रोकेगा, बट वो ये भी जानते थे कि टीपू सुल्तान के बहुत सारे बच्चे हैं और अगर इसमें से कोई भी एक खड़ा हो गया विद्रोह करने के लिए तो सारी जनता उनके साथ मिल जाएगी और ब्रिटिश लोगों को फिर से बहुत परेशानी होगी। इसी वजह से इस सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए ब्रिटिश लोगों ने टीपू सुल्तान के सारे बच्चों को इकट्ठा किया और साउथ इंडिया के एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही वेल प्रोटेक्टेड फोर्ट, जिसको वेल्लोर फोर्ट कहते हैं, वहां पे रख दिया। अब टीपू सुल्तान के 12 बेटे थे और 8 बेटियां थी, तो आप कह सकते हैं कि एक बहुत ही बड़ी रॉयल फैमिली थी। और अंग्रेजों ने इस पूरी फैमिली को वेल्लोर फोर्ट के अंदर एक महल में रख दिया और ब्रिटिश लोगों ने इन सारे लोगों को साल की 25,000 रुपए पेंशन दी। अब दिखाने के लिए ब्रिटिश लोग ये कह रहे थे कि इतनी बड़ी जो रॉयल फैमिली है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए हमने इस किले में रखा है। बट सब ये बात जानते थे कि ब्रिटिश लोगों ने इस रॉयल फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए नहीं रखा, उनको कैद करने के लिए रखा है ताकि कभी किसी के साथ मिलकर वो विद्रोह ना कर पाए। और इसी वजह से अंग्रेजों ने इस किले की रक्षा के लिए लगभग 2000 फौजियों को तैनात किया था, जिसमें से 383 फौजी यूरोपियन थे और बाकी बचे हुए फौजी इंडियन थे। इसके अलावा किले के अंदर ऐसे भी कुछ सेवक और फौजी रहते थे जो टीपू सुल्तान के बच्चों के कंट्रोल में थे, ब्रिटिश लोगों के कंट्रोल में नहीं थे। जिन अंग्रेज अफसरों को इस किले की सुरक्षा की जिम्मेदारी दी गई थी, वो हमेशा टीपू सुल्तान के बच्चों को देखते थे और वो ऐसा कहते थे कि ये 25,000 की जो पेंशन दे के रखी है इन लोगों को, इसकी इनको कोई जरूरत नहीं है, ये लोग कुछ काम धंधा करते नहीं है, बस आपस में लड़ते रहते हैं। ऐसा एक्चुअली एक ब्रिटिश अफसर ने कहा था। पर फिर भी ब्रिटिश अथॉरिटीज को इन लोगों को 25,000 की पेंशन देने में कोई भी आपत्ति नहीं थी, क्योंकि वो जानते थे कि इससे कहीं ज्यादा उन्होंने भारत से लूटा है। तो टीपू सुल्तान के बच्चों को मिल रही पेंशन से इनको आपत्ति नहीं थी, पर इनको किसी और बात से आपत्ति थी। जब भी कोई नया यूरोपियन अफसर इस किले में आता था ड्यूटी पे, तो वो देखता था कि यहाँ पे जो नेटिव फौजी हैं, मतलब जो इंडियन फौजी हैं, उनका पहनावा ठीक नहीं है, उनकी वेशभूषा बहुत अजीब है। बहुत सारे अंग्रेज अफसर, अंग्रेज फौजी इस बात की कंप्लेन करते थे कि ये जो इंडियन फौजी है, इनकी यूनिफॉर्म में कोई यूनिफॉर्मिटी नहीं है। इन्होंने अपने फेस के ऊपर अलग अलग मार्किंग करके रखी है, कोई तिलक लगा लेता है, किसी की दाढ़ी बहुत बड़ी है, किसी ने बड़ी बड़ी मूछें रखी है। तो सोल्जर्स में जो एक यूनिफॉर्मिटी दिखनी चाहिए वो इंडियन सोल्जर्स में नहीं है। इसी वजह से इस पूरे एरिया का एक बहुत बड़ा अंग्रेज अफसर था, उसका नाम था जनरल क्रैडक। उसने कहा कि सारे फौजियों को ये हुक्म दिया जाता है कि चेहरे पे कोई भी मार्किंग नहीं होगी, सब लोगों की दाढ़ी कटी होगी और मूंछ अगर आपको रखनी है तो सबकी सेम साइज की मूंछ होनी चाहिए। यहाँ तक तो फिर भी ठीक। और उसके बाद उसने कहा कि सारे फौजी जो इंडियन फौजी हैं उनको एक अलग पगड़ी पहननी पड़ेगी। अब ये जो पगड़ी थी, ये दिखने में बहुत ज्यादा यूरोपियन सोल्जर्स की पगड़ी की तरह थी। तो जो इंडियन फौजी थे वो उस पगड़ी को देख के कह रहे थे कि ये हमको अंग्रेजों की तरह बनाना चाहते हैं। इसके अलावा इस पगड़ी के अंदर जो मटेरियल था उसमें कुछ गाय की चर्बी थी और कुछ सूअर की चर्बी थी। और इस बात से यहाँ पे जो आर्मी थी, जिसमें हिंदू भी थे, मुसलमान भी थे, वो बहुत ज्यादा भड़क गए। उन्होंने कहा कि वो इस पगड़ी को नहीं पहनेंगे, क्योंकि इस पगड़ी को पहना के वो उनका धर्म भ्रष्ट कर रहे हैं और इनको अंग्रेजों की तरह बनाने की कोशिश कर रहे। तो ये देख के अब इस किले में जो अंग्रेज अफसर थे उनको बहुत टेंशन हुई। तो इस किले का एक जो बहुत सीनियर अफसर था, जिसका नाम था लेफ्टिनेंट कर्नल सेंट जॉन फैनकर्ट, उसने उसी व्यक्ति को लेटर लिखा जिसने रूल बनाया था, जनरल क्रैडक को, और कहा कि इस पगड़ी से यहाँ के लोग बहुत नाराज हो रहे हैं, आप इस पगड़ी का रूल चेंज कर दीजिए। और फिर जनरल क्रैडक ने कहा कि अगर ऐसे विरोध करेंगे और इनके सामने हम घुटने टेक लेंगे तो ये अपनी मर्जी चलाते रहेंगे। तो उसने कहा कि जो भी लोग इस चीज का विरोध कर रहे हैं उनको पकड़ के यहाँ पे लाओ, उनके ऊपर हम कार्रवाई करेंगे। के बाद इस किले से कुल मिला के 21 सिपाहियों को निकाला गया और उसमें से कुछ हिंदू थे, कुछ मुसलमान थे, और इन सब के ऊपर कार्रवाई चली
और इन सबको दोषी पाया गया और सबको सजा हुई 500 करोड़ की। पर इस घटना के बाद भी वेल्लोर के किले के सिपाहियों का मन नहीं बदला। उनको ऐसा लग रहा था कि अभी ये पगड़ी हमको पहना रहे हैं, उसके बाद हमको बोलेंगे अपना रंग चेंज कर लो। तो यहाँ के लोग बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं थे। तो अब जॉन फैनकट ने, वही इंसान जिसने अपने सीनियर अफसर को कहा था कि ये पगड़ी का रोल वापस ले लो, उसने कुछ सीनियर इंडियन सिपाहियों को बुलाया और कहा कि बताइए कि आपको क्या आपत्ति है ये पगड़ी पहनने से। तब इन इंडियन सिपाहियों ने कहा कि हमको कोई आपत्ति नहीं है, हम ये पगड़ी पहन लेंगे। तो जॉन फैनकट को लगा कि ये लोग तो अभी तक मना कर रहे थे, अभी मान कैसे गए? वो मान इसलिए गए क्योंकि अब ये सारे सिपाही मिलके ये प्लान कर रहे थे कि हमको इस किले के अंदर एक विद्रोह करना होगा और इन सारे अंग्रेज अफसरों को और सिपाहियों को मारना होगा। ये बात है साल 1806 की। 17 जून को फर्स्ट मद्रास नेटिव इन्फेंट्री का एक सोल्जर अंग्रेज अफसर के पास गया और कहा कि यहाँ पे प्लानिंग चल रही है आपके खिलाफ विद्रोह करने की। जब अंग्रेज अफसर ने बाकी इंडियन सिपाहियों से पूछा कि ये क्या विद्रोह की बात कर रहा है, तो बाकी सिपाहियों ने कहा कि ये ऐसे ये पागल होकर कुछ भी बोलता है। तो अंग्रेज ने इसको अरेस्ट कर लिया। उसके कुछ दिनों के बाद एक दूसरी औरत आई और उसने कहा कि ये जो सिपाही आया था आपके पास बताने के लिए कि यहाँ पे क्रांति होने वाली है, वो सही कह रहा था, बट उसकी भी बात नहीं मानी गई। बट ये बात सच थी कि सारे सोल्जर्स मिलके एक क्रांति की प्लानिंग कर रहे थे। हुआ ऐसा था कि साल 1806 में 9 जुलाई को टीपू सुल्तान की एक बेटी की इसी महल के अंदर शादी होने वाली थी और वो महल वेल्लोर के किले के अंदर था। तो इस वजह से बहुत सारे मेहमान किले के अंदर आ रहे थे, बट ये मेहमान एक्चुअली फौजी थे जो लड़ने की तैयारी कर रहे थे। इसके अलावा ब्रिटिश लोगों ने इस पूरे किले के अंदर जितनी भी फौज जमा करके रखी थी, उस पूरी फौज की फायरिंग की प्रैक्टिस करवाने के लिए हर महीने में 1 या 2 बार बाहर लेके जाते थे, जिसके लिए फायरिंग जिस दिन होने वाली होती थी उसके एक दिन पहले सारे सोल्जर्स को ये ऑर्डर होता था कि आप अंदर आ जाओ किले के और अपने वेपन्स लेके आना। इस महीने में ये फायरिंग प्रैक्टिस कब होने वाली थी? 10 जुलाई को, यानी कि टीपू सुल्तान की बेटी की शादी के अगले दिन। इस वजह से 9 जुलाई को टीपू सुल्तान की बेटी की शादी होने के बहाने से बहुत सारे फौजी इकट्ठे हुए थे और इस वजह से कि अगले दिन फायरिंग की प्रैक्टिस है, इस वजह से भी जो लोकल फौजी थे वो भी किले के अंदर आ गए थे और सबके पास अब वेपन्स। अब 10 जुलाई की सुबह 2:30 बजे जॉन फैनकट अपने कमरे के बाहर एक बहुत जोर से धमाका सुना। जब अपनी खिड़की पे आया और बाहर आवाज़ लगाई कि धमाका कहाँ से हुआ है, तो किसी ने उसको रिस्पॉन्ड नहीं किया और धमाके होने लगे। अब जॉन फैनकट समझ गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है और उसने अपने बीवी और बच्चों को कहा कि तुम इस कमरे में रहना, और वो यूनिफॉर्म पहन के बाहर निकल गया। वो ये रहा था कि किले के अंदर बहुत सारे इंडियन सिपाहियों ने क्रांति शुरू कर दी थी। उन्होंने एक एक करके अंग्रेज फौजियों को मारना शुरू कर दिया। फिर इंडियन सिपाहियों ने डिसाइड किया कि अभी भी हमने पूरी तरह इस किले पे कब्जा नहीं किया है, क्योंकि एक एरिया है जहां से लगातार फायरिंग आ रही है। 2 अंग्रेज अफसर थे जिन्होंने कुछ और अंग्रेज फौजियों को इकट्ठा किया था और वो किले के एक एरिया से फायर करते थे, फिर भाग के किसी दूसरे एरिया से, फिर भाग के कहीं और से, जिसकी वजह से इंडियन सिपाही इनको पकड़ नहीं पा रहे थे। ये जो अंग्रेज अफसर थे ये लगातार रेजिस्टेंस दिखा रहे थे, लड़ाई कर रहे थे और गिव अप नहीं कर रहे थे, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि यहाँ पे बहुत हल्ला मचा है, बहुत गोलियां चली हैं और इन गोलियों की आवाज की वजह से आसपास के जो छोटे छोटे किले हैं वो अलर्ट हो जाएंगे और कोई ना कोई हमारी मदद करने के लिए आ जाएगा। इन ब्रिटिश सोल्जर्स को पता नहीं था, बट ऑलरेडी एक अंग्रेज अफसर इनकी मदद करने के लिए निकल पड़ा था और उस अफसर को भी पता नहीं था कि वो वेल्लोर के किले में इनकी मदद करने के लिए जा रहा है। हुआ ऐसा था कि वेल्लोर किले का जो सीनियर अफसर था जॉन फैनकट, उसका एक दोस्त था, उसका नाम था कर्नल रॉलो गिलेस्पी। तो गिलेस्पी जॉन फैनकट से दोस्तों की तरह पर्सनल मीटिंग करने के लिए अपने किले से सुबह सुबह ही निकल पड़ा था। तो जब वो सुबह धीरे धीरे वेल्लोर के किले की तरफ जा रहा था, वो जानता नहीं था कि वेल्लोर के किले में क्रांति चल रही है। तब उसने दूर से देखा कि एक घोड़ा उसकी तरफ आया, उस घोड़े के ऊपर एक अंग्रेज सिपाही बैठा है और उस सिपाही ने बताया कि वेल्लोर के किले में तो क्रांति चल रही है। तो तुरंत यहाँ से रॉलो गिलेस्पी अपने किले पे वापस गया और सारे सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि यहाँ पे जितने भी इंडियन सिपाही हैं उनके आसपास सोल्जर्स तैनात कर दिए जाए और बाकी जितने भी घुड़सवार हैं वो वापस हमारे साथ चले वेल्लोर किले पे हमला करने के लिए। रॉलो गिलेस्पी का जो किला था वो वेल्लोर के किले से 26 किलोमीटर दूर था, बट अपनी सेना को पीछे छोड़ते हुए बहुत तेज घोड़ा दौड़ाते हुए सुबह 8:30 बजे गिलेस्पी अब वेल्लोर के किले के बाहर पहुंच गया और यहाँ पहुंचकर उसने देखा कि अभी भी कुछ अंग्रेज अफसर है जो रेजिस्टेंस दिखा रहे हैं, जो लड़ाई कर रहे हैं इंडियन सोल्जर्स के अगेंस्ट। क्योंकि रॉलो गिलेस्पी अपने साथ 2 छोटी तोपें भी लेके आया था, तो इन्हीं तोपों को इस्तेमाल करके उसने किले के अंदर एंट्री की और उसके साथ जितने भी घुड़सवार फौजी थे उन सब ने मिलके जितने भी किले के अंदर इंडियन फौजी थे उनको पकड़ना शुरू किया। ध्यान रखिए कि जितने भी इंडियन फौजी थे वो मोस्टली इस किले के अंदर ही थे और उनके लिए भाग पाना बहुत मुश्किल था और गिलेस्पी ने अपने मन में डिसाइड कर लिया था कि सारे लोगों को पकड़ के अब वो सजा देगा। उस समय का ब्रिटिश कानून ये बात कहता था कि अगर कोई सोल्जर्स म्यूटिनी कर रहे हैं, क्रांति कर रहे हैं, तो उन सबको पकड़ना है, जेल में डालना है
और फिर उनके ऊपर कार्रवाई होगी। बट गिलिस्पी ने कहा कि नहीं, वो अपनी तरह से इन सबको सजा देगा। उसने अपने सोल्जर्स को ऑर्डर दिया कि यहाँ पे जितने भी इंडियन फौजी हैं, जितने भी, चाहे उन्होंने लड़ाई की चाहे नहीं, सबको पकड़ के लाओ। इन सारे फौजियों को पकड़ के फिर उसने एक फायर्स कोर्ट में डाला। फायर्स एक ब्रिटिश स्पोर्ट है जिसमें 3 तरफ दीवारें होती हैं और आप एक रैकेट लेके बॉल से दीवार पे मारते हो। देखने में बहुत स्क्वाश की तरह होता है, बट स्क्वाश चारों तरफ दीवारें होती हैं। फायर्स के कोर्ट में सिर्फ 3 तरफ दीवारें होती हैं। तो इस कोर्ट में इसने बहुत सारे फौजियों को भरा, तब तक भरा जब 2 फौजियों के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं थी। और उसके बाद इसने अपनी तोपें सामने लाई और इनके ऊपर फायर करना शुरू किया। उसने तब तक इन सोल्जर्स के ऊपर फायर किया जब तक सारे सोल्जर्स मर नहीं गए। उसके बाद इनकी बॉडीज को यहाँ से निकाल के बाकी सोल्जर्स को यहाँ पे खड़ा किया और तब तक फायर किया जब तक सारे लोग मर नहीं गए। ऐसा कहा जाता है कि इसी तरह से उस कोर्ट के अंदर खड़ा कर करके इसने लगभग 350 इंडियन फौजियों को मार दिया। इसी वजह से इस घटना को द फायर्स कोर्ट मैसेकर कहा जाता है। इसके बाद रॉलो गिलिस्पी महल के अंदर गया और उसने डिसाइड किया हुआ था कि टीपू सुल्तान के सारे बच्चों को मार देगा। बट अब इस किले का जो सबसे सीनियर अफसर था, कर्नल मैरियट, उसने गिलिस्पी को बताया कि इस विद्रोह के दौरान एक भी टीपू सुल्तान का बच्चा बाहर नहीं आया था और इसी वजह से किसी को भी नहीं मारा गया। तो ये घटना, जिसको वेल्लोर म्यूटिनी भी कहा जाता है, लगभग 8.5 घंटों में खत्म हो गई थी। इस घटना के बाद फर्स्ट मद्रास नेटिव इन्फेंट्री के सारे इंडियन फौजियों को दोषी पाया गया और सिर्फ एक फौजी को छोड़ के, वही फौजी जिसने अपने अंग्रेज अफसर को आके बताया था कि विद्रोह होने वाला है, उसको छोड़ दिया गया और उसको इनाम दिया गया। बाकी सारे फौजियों को सजा मिली। लगभग 350 फौजियों को उन्होंने तोपों से मारा था, लगभग 100 लोगों को उन्होंने वहीं पे एग्जीक्यूट कर दिया था और बाकी लोगों को अरेस्ट किया गया, जिसमें बहुत लोगों को मौत की सजा हुई। इस घटना के बाद रॉलो गिलिस्पी अंग्रेज सेना में पूरी तरह फेमस हो गया। उसको बहुत सारे अवार्ड मिले, बहुत प्राइज मिला। जॉन फैनकर्ट की इस म्यूटिनी में मौत हो गई थी और जॉन क्रैडक, जिसने रूल बनाया था कि सारे इंडियन फौजी पगड़ी पहनेंगे, उसको सर्विस से निकाल दिया गया और वापस इंग्लैंड भेज दिया गया। तो ये थी कहानी साल 1806 की वेल्लोर की क्रांति की। इस क्रांति के कुछ साल के बाद साल 1857 में एक और बहुत बड़ी क्रांति हुई थी, जिसको द सिपॉय म्यूटिनी भी कहते हैं। इस क्रांति के बाद भारत से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी पूरी तरह खत्म हो गई और इसके 90 सालों के बाद 1947 में भारत अंग्रेजों से पूरी तरह आज़ाद हो गया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल जिज्ञासिम को सब्सक्राइब जरूर करें।